स्वागत है आपके अपने चैनल इग्नो गाइडेंस में। और मैं आरती। चलिए आइए आज का वीडियो ले लेते हैं आपका BPCS 185 एंड BPCS 183 का, राइट। और ये ब्लॉक 2 है। ब्लॉक 1 हमारी फिनिश्ड हो चुकी है। ब्लॉक 2 है सांवेगिक सक्षमताएं। हमने ब्लॉक 1 में भी सांवेगिक देखा था, अब इसमें सांवेगिक सक्षमताएं देखेंगे। ठीक है, इसमें संवेग वगैरह हमने देखा था, इसमें सक्षमता देखेंगे और इसके घटक देखेंगे। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, ओहो, ओके। सांवेगिक क्षमताएं क्या है, राइट। ओके, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं कि जो सांवेगिक जो क्षमता होती है, सांवेगिक क्षमता या आप सक्षमता भी कह सकते हैं, ऐसी सीखी गई योग्यता है जो सांवेगिक बुद्धि पर आधारित होती है। मैंने कहा ना कि ये एक तरह से ट्रेंड किए हुए, जैसे आप किसी की ट्रेनिंग वगैरह लेते हैं या ना सीखते वगैरह हैं, तो इसके अंतर्गत सांवेगिक क्षमता आ जाती है। फर्स्ट जो ब्लॉक है उसमें मैंने इसमें IQ और EQ का मतलब भी बताया था, अंतर बताया था। ठीक है, राइट। और कार्यस्थल पर कर्मचारियों के प्रदर्शन पर सकारात्मक प्रभाव डालती है। तो हम यहाँ पर अगर देखें सांवेगिक क्षमता को, ठीक है ना, कि सांवेगिक सक्षमता आखिर है क्या, तो देखिए सांवेगिक सक्षमता यानी कि इमोशनल कॉम्पिटेंस एंड EC के सम प्रत्यय को सांवेगिक बुद्धि यानी इमोशनल इंटेलिजेंस EI के सम प्रत्यय से अगर तुलना करें तो बेहतर तरीके से समझ सकते हैं इसको कि दोनों है क्या। अब देखिएगा कि जो सांवेगिक बुद्धि होती है, ठीक है, सांवेगिक बुद्धि यानी इमोशनल इंटेलिजेंस जो होता है, इंटेलिजेंसी EI, अब देखिएगा अपने स्वयं के और अन्य लोगों के संवेगों की निगरानी और विभिन्न संवेगों में अंतर करने और सुनिश्चित रूप से लेबल करने तथा चिंतन और व्यवहार के मार्गदर्शन के लिए सांवेगिक जानकारी के उपयोग की क्षमता होती है। यानी कि यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो सांवेगिक बुद्धि होती है, अब इसी में दोनों चीजें आ जाती हैं कि सांवेगिक बुद्धि जो होती है अपने के साथ साथ में अन्य लोगों की जो संवेग होते हैं उनकी निगरानी वो करती है, जो अनेक प्रकार के संवेग होते हैं उनमें अंतर करती है और उनमें समुचित निर्णय लेने की, लेवल करने यानी निर्णय लेने की, ठीक है, और चिंतन होता है, जो व्यवहार होता है उनके मार्गदर्शन के लिए रास्ता खोलती है, जानकारी देती है और उपयोग करने की क्षमता होती है। ठीक है ना, राइट। सांवेगिक क्षमता और सांवेगिक बुद्धि, तो सांवेगिक बुद्धि से ही सांवेगिक क्षमता जन्म लेती है। जब कोई व्यक्ति किसी संवेग को क्या कर सकता है, गेस कर सकता है, पहचान सकता है, अंतर कर सकता है, और उसके बाद वो जब निर्णय लेता है तो जो संवेग आते हैं वो सांवेगिक किससे आते हैं, बुद्धि से आते हैं। और जब निर्णय लेने सबकी यहाँ पे सांवेगिक बुद्धि में क्या होता है कि स्वयं के और अन्य लोगों के संवेगों की निगरानी करना होता है, उनमें अंतर करना होता है, ठीक है, और निर्णय लेना। और जब चिंतन और व्यवहार के मार्गदर्शन में अपनाई जाती है तो सांवेगिक सक्षमता हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं कि EI जो है यानी कि सांवेगिक जो आपका इंटेलिजेंस है, सांवेगिक जो बुद्धि है, उसके 3 यहाँ पर मुख्य उपागम दिए हुए हैं, विशेषक मॉडल, योग्यता मॉडल और सक्षमता मॉडल। चलिए पहले सांवेगिक सक्षमता मॉडल को देख लेते हैं कि आखिर ये है क्या। ठीक है, सांवेगिक सक्षमता मॉडल, तो देखिए सांवेगिक सक्षमता मॉडल का गोलमैन द्वारा दिया गया था, यानी जो सांवेगिक सक्षमता मॉडल है ये गोलमैन द्वारा दिया गया है और ये ऐसे व्यवहारों पर केंद्रित है जो प्रदर्शन की ओर ले जाता है। और यह मॉडल व्यक्तिगत शील गुणों से लेकर सीखी गई योग्यताओं तक विस्तृत मनोवृत्तियों और क्षमताओं की परिकल्पना करता है। मतलब ये जो मॉडल है ये गोलमैन का है। गोलमैन ने कहा है कि व्यवहार पर केंद्रित मॉडल है और जो प्रदर्शन की ओर ले जाता है। ठीक है, और यहाँ पर यह मॉडल जो होता है व्यक्तिगत गुण यानी व्यक्तिगत जो शील गुण होते हैं, व्यक्तिगत गुण आप ले लीजिए, व्यक्तिगत गुणों से लेकर के जो व्यक्तिगत का मतलब जो अंदर खुद के क्वालिटीज होती हैं वो, और उससे लेकर के सीखी गई योग्यताएं जो हम बाहर से सीखते हैं। सीखने का मतलब जब हम सीखते हैं तो बाहर से सीखते हैं ना, तो जो हम सीखते हैं यानी सीखी गई योग्यताएं होती हैं उनके बीच में सक्षमताओं का परिकल्पना करता है। ठीक है, तो इन सक्षमताओं को 5 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया और प्रत्येक श्रेणी आगे कई तत्वों में वर्गीकृत है। ठीक है, राइट। तो जैसे पहले हम श्रेणियां देख लेते हैं। पहली हमारी श्रेणी है आत्म जागरूकता, दूसरी अभिप्रेरणा, तीसरी आत्म विनिमय, चौथी सामाजिक जागरूकता, तदनुभूति और 5वीं सामाजिक कौशल। ठीक है ना, ओके।
अब यहाँ पर देख लेते हैं कि यहाँ पर सांवेगिक जो सक्षमता होती है उसके 5 घटक होते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए, तो इसे देख लीजिएगा। आत्म जागरूकता, अभिप्रेरणा, आत्म विनियमन, ठीक है ना, विनियमन, सामाजिक जागरूकता, तदनुभूति और सामाजिक कौशल, ये 5 चीजें यहाँ पे दी हुई हैं। तो सांवेगिक जो क्षमता की परिकल्पना है उनमें कौन कौन सी चीजें शामिल होती हैं। अब देखिए यहाँ पर अन्य जो शोधकर्ता उन्होंने 3 मूल घटकों को समाहित किया है। कौन से? उन्होंने कहा है कि यहाँ पे ये गोलमैन ने दिया 5 को, यहाँ पे गोलमैन का आएगा तो ये 5 लिखना पड़ेगा। लेकिन और कुछ शोधकर्ता है जिन्होंने यहाँ पे सांवेगिक क्षमता की परिकल्पना की, तो संवेगों की अभिव्यक्ति, संवेगों की समझ और अब संवेगों का अनुभव यहाँ पे दिया है, ठीक है ना। तो जब गोलमैन, यहाँ पर गोलमैन की अवधारणा ही देखी जाएगी, ठीक है ना, राइट। तो यहाँ पर जो उनकी सक्षमता है उनका यहाँ विस्तार से अध्ययन किया जाएगा। तो सक्षमता को व्यक्ति जिन्हें जानता है अथवा अधिगम यानी लर्निंग प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप सीखे जाने के साक्ष्य के अर्थ में अधिगम परिणामों के वर्णन के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो सक्षमता क्या है? सक्षमता यानी सीखना। व्यक्ति जो सीखता है और सीखने के माध्यम से वह अर्जन करता है, यानी सीखने के माध्यम से वह उसे प्राप्त करता है, वो सक्षमता होती है, ठीक है। अधिगम यानी लर्निंग, लर्निंग यानी सीखना, ठीक है। अधिगम बोलते हैं इसमें, इंग्लिश में लर्निंग, लेकिन जब आप हिंदी में इसको लेंगे तो सीखना होगा। तो व्यक्ति जो सीखने के माध्यम से ग्रहण करता है, सीखने के माध्यम से जो सीखता है, पाता है, ठीक है ना, वही सक्षमता कहलाता है, ठीक है। तो यह एक सामान्य शब्द है जो विशिष्ट कार्य पर विशिष्ट व्यक्ति के प्रदर्शन की गुणवत्ता को दिखाता है। यानी विशिष्ट कार्य भी होता है, व्यक्ति का प्रदर्शन भी जो होता है वो विशिष्ट होता है और उसकी गुणवत्ता को दिखाता है, ठीक है, किसी विशिष्ट कार्य पर। अब आगे देख लेते हैं इसमें हमें क्या पढ़ना है। ओके, बुद्धि और सक्षमता के बीच अंतर स्पष्ट किया है। अब यहाँ पे देखिए अंतर स्पष्ट किया गया है कि सक्षमता जबकि व्यक्तिगत और व्यवसायिक व्यवसायों को सुलझाने में शामिल योग्यताओं के समूह को संदर्भित करती है। अब देखिएगा यहाँ पे सांवेगिक सक्षमता और सांवेगिक बुद्धि में भी अंतर, वहां पे हमने सांवेगिक बुद्धि, सांवेगिक लब्धि, सांवेगिक बुद्धि में अंतर देखा था। अब यहाँ पे सांवेगिक सक्षमता और सांवेगिक बुद्धि में अंतर देखेंगे। तो देखिए बुद्धि, और इसमें पहला अंतर ये है सक्षमता के लिए कि सक्षमता व्यक्तिगत और व्यवसायिक समस्याओं को सुलझाने की योग्यता होती है। यानी कि जो व्यक्ति होता है वो व्यवसायिक समस्याओं को भी सुलझा सकता है साथ, ठीक है ना। ये व्यक्तिगत और व्यवसायिक समस्याओं को सुलझाने की योग्यता सक्षमता होती है। और वहीं बुद्धि में चिंतन और समझ के रूप में इन योग्यताओं का उपसमूह समाहित होता है, और बुद्धि में चिंतन और समझ की योग्यताएं शामिल होती है। तो आप इजीली बना लीजिए, सक्षमता में व्यक्तिगत और व्यवसायिक समस्याओं को सुलझाने की योग्यता होती है और बुद्धि में चिंतन और समझ को समझाने की योग्यता होती है, ठीक है ना। तो इस अर्थ में यह मान लेना उचित है कि सांवेगिक सक्षमता संवेगों से संबंधित कार्यों के प्रदर्शन से संबंधित है। अब देखिएगा सांवेगिक सक्षमता है वो संवेगों से संबंधित कार्यों के प्रदर्शन से संबंधित है, और जबकि सांवेगिक बुद्धि, अब यहाँ पे दूसरा भी देख लीजिए। अब दूसरा यहाँ पे अर्थ मिल गया ना, दूसरा ये मिल गया कि सांवेगिक क्षमता संवेगों से संबंधित है, संवेगों से संबंधित है, और जबकि सांवेगिक बुद्धि जो है वो अंतर्निहित क्षमता है, ठीक है। सांवेगिक क्षमता संवेगों से संबंधित है और जो सांवेगिक बुद्धि है वो क्या है? अंतर्निहित क्षमता है जो अंदर रहती है, ठीक है, ओके, और जो इसे सुविधाजनक बनाती है, राइट। सांवेगिक बुद्धि सांवेगिक क्षमताओं के मूल में है, ठीक है, राइट। अब यहाँ पे देख लेते हैं सांवेगिक बुद्धि जो है सांवेगिक क्षमताओं के मूल में है, परंतु प्रदर्शन उत्कृष्टता सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। और सांवेगिक बुद्धि संभावना का संकेतक है, हालांकि अपनी सांवेगिक क्षमताओं को विकसित करने के लिए व्यक्ति द्वारा इस प्रकार कार्य किया जाना अपेक्षित है। तो यहाँ पे तीसरा आप कर सकते हैं कि जो सांवेगिक बुद्धि है, हमने शायद तीसरा कर लिया, ये तीसरा यहाँ पे है ना, ये पहला हुआ, ये दूसरा हुआ, ओके। तीसरा हो जाएगा कि सांवेगिक बुद्धि सांवेगिक क्षमताओं के मूल में, यानी सांवेगिक क्षमता में है, ठीक है। सांवेगिक जो बुद्धि होती है वो सांवेगिक क्षमता में निहित होती है, राइट। और सांवेगिक बुद्धि संभावना का संकेतक भी है, राइट। और सांवेगिक क्षमताओं को विकसित करने के लिए व्यक्ति द्वारा इस पर कार्य किया जाना अपेक्षित है। तो सांवेगिक बुद्धि सांवेगिक क्षमताओं के मूल में है, और जबकि सांवेगिक क्षमता जो है इसको विकसित करने के लिए व्यक्ति द्वारा इस
इस पर कार्य किया जाता है। तो सांवेगिक क्षमता प्रदर्शन उत्कृष्टता के उच्च क्षमता का सूचक है, और साथ ही सांवेगिक बुद्धि सांवेगिक क्षमता के लिए अंतर्निहित नींव है। तो सांवेगिक क्षमता क्या होता है? प्रदर्शन की मतलब उत्कृष्टता को, उच्चता को प्रदर्शित करता है सांवेगिक क्षमता, और जो बुद्धि होती है वो सांवेगिक क्षमता में ही अंतर्निहित यानी सांवेगिक क्षमता में ही होती है। ठीक है, तो सांवेगिक क्षमता सक्षमता और सांवेगिक बुद्धि की अभिव्यक्ति है। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं, और इम्पोर्टेंट है ये आपका सांवेगिक क्षमता और सांवेगिक बुद्धि में अंतर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये देख लीजिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। सांवेगिक क्षमता, सांवेगिक क्षमता और सांवेगिक बुद्धि में अंतर, और सांवेगिक लब्धि और सांवेगिक बुद्धि में अंतर। ठीक है, वो फर्स्ट ब्लॉक में थे, सेकंड ब्लॉक में है। क्वेश्चन पे यहाँ पे भी दिया हुआ है, देखिए किस तरह से भिन्न है। ये गोलमैन द्वारा वर्णित 5 सांवेगिक क्षमताएं कौन कौन सी, जो ऊपर देख के आए, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अब सांवेगिक क्षमता थोड़ा सा और देख लेते हैं। ठीक है ना, आज एक ही वीडियो में इस यूनिट को मैं ले लूंगी, एक में ही फिनिश कर दूंगी। तो सांवेगिक क्षमता के कार्य क्षेत्र को 2 व्यापक क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, एक तो व्यक्तिगत सक्षमता होती है, आप क्षमता भी कह दीजिए, और दूसरा सामाजिक क्षमता होती है। ठीक है ना, तो व्यक्तिगत जो क्षमता होती है किसी व्यक्ति द्वारा उसके स्वयं के संवेगों की पहचान, संवेगों को उचित रूप से व्यक्त करने की क्षमता और सांवेगिक नियंत्रण बनाए रखने, अनुकूलन की क्षमता पर आधारित होती है। तो व्यक्तिगत का मतलब ही होता है खुद का। तो जब व्यक्ति खुद के स्वयं के संवेगों की पहचान कर लेता है, उसको व्यक्त करने की क्षमता उसमें आती, पहचान करके उसको व्यक्त करने की क्षमता उसमें आ जाती है, फिर उसको नियंत्रण उसमें बनाए रखता है, बनाए रखने की क्षमता आती है, तो व्यक्तिगत क्षमता कहलाती है। ठीक है ना, और यह सामाजिक क्षमता के लिए आधार बनाती है। राइट, कौन? व्यक्तिगत क्षमता। तो व्यक्तिगत क्षमता के क्षेत्र में निम्नलिखित घटक शामिल है। एक आत्म जागरूकता, देखिए जो ऊपर पढ़े थे, दूसरा अभिप्रेरणा, तीसरा आत्म विनिमय, चौथा सामाजिक सक्षमता। देखिए ये वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गोलमैन का भी है, गोलमैन के भी ये घटक हैं, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसे माइंड में रख लीजिएगा। आत्म जागरूकता, फिर अभिप्रेरणा, फिर आत्म विनियमन, फिर सामाजिक क्षमता। यानी कि जब व्यक्ति संवेग से डरता है तो सबसे पहले वो आत्म जागरूकता, यानी उसमें वो डरता है, कपकपी आती है, तो आत्म जागरूकता होती है, अंदर से वो चीजें आती है। फिर उसको कहीं ना कहीं से मोटिवेशन मिलता है, वो अभिप्रेरणा होता है। फिर वो आत्म कि नहीं मुझे ऐसा करना ही है, मुझे इससे निकलना है। फिर आत्म विनियमन होता है, अब वो सोचता है, एक द्वंद्व चलता है ना, कभी कभी दिल और बुद्धि, दिमाग में, आत्मा में द्वंद्व चलता है। आत्म विनियमन, अंदर की बातें एक्सेप्ट करना, और फिर सामाजिक क्षमता। तो व्यक्ति द्वारा दूसरों में संवेगों को उचित रूप से पहचानने और उचित तरीके से प्रतिक्रिया करने की क्षमता को संदर्भित करती है। तो यहाँ पर सामाजिक क्षमता क्या कहलाती है? तो जब व्यक्ति दूसरों में संवेगों को उचित रूप से पहचानने लगता है और प्रतिक्रिया करता है, तो वो असामाजिक क्षमता कहलाती है। ठीक है ना, जब व्यक्ति अपने आप में ये चीज करता है तो वो व्यक्तिगत कहलाती है। तो सामाजिक क्षमता के क्षेत्र संबंधित घटक कौन कौन से? घटक वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो सामाजिक जागरूकता और तदनुभूत सामाजिक कौशल शामिल है। तो ये सांवेगिक जो क्षमताएं हैं, इसके घटक कौन कौन से हैं? देखिए, तो इसको 2 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, व्यक्तिगत क्षमता और सामाजिक क्षमता। फिर व्यक्तिगत में ये 5 यहाँ पे आ गए हैं, 4 है, आत्म जागरूकता, अभिप्रेरणा, आत्म विनियमन, सामाजिक क्षमता। और जो सामाजिक क्षमता है उसमें सामाजिक जागरूकता और सामाजिक कौशल आए हैं। ठीक है ना, अब आत्म जागरूकता एक एक करके इनको देख लेते हैं कि आखिर है क्या। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको डिटेल में लूंगी, और जो इंपॉर्टेंट नहीं हो उनको शॉर्ट में लेके आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है ना, तो चलिए देख लेते हैं। अब देखिए, सामाजिक क्षमता के संदर्भ में आत्म जागरूकता से तात्पर्य है व्यक्ति की विविध संवेगों को एक साथ अनुभव करने की संभावना सही सांवेगिक स्थिति के प्रति जागरूकता से है। यानी जब व्यक्ति एक साथ अनेक सारे संवेग होते हैं, ठीक है ना, जो इमोशंस होते हैं, एक साथ जो उनके इमोशंस होते हैं, बहुत तरह के इमोशंस होते हैं, उनको एक साथ अनुभव करने लगता है। ठीक है ना, और उस स्थिति के प्रति वो जागरूक होता है, वो आत्म जागरूकता कहलाती है। ठीक है, तो अधिक परिपक्व स्तरों पर सांवेगिक आत्म जागरूकता का अर्थ स्वीकार करना भी है कि अचेतन गतिशीलताओं या चयनात्मक उपेक्षा के चलते व्यक्ति शायद सचेतन रूप से अपनी भावनाओं के प्रति जागरूक नहीं हो, तो इसे छोड़ दीजिएगा आप।
आप जो मैंने ऊपर बताया उसे आप लिख दीजिएगा, ठीक है ना। और आत्म जागरूकता वो बुनियादी सक्षमता है जो अन्य सक्षमताओं के विकास के लिए मूल रूप से काम करती है, ठीक है। तो आत्म जागरूकता के 3 उपघटक हैं और प्रत्येक उपघटक के व्यवहार का विवरण। तो 3 इसके उपघटक कौन से हैं आत्म जागरूकता के? हो सकते हैं एक अलग क्वेश्चन जैसे पूछ दे, इसलिए बोल रही हूँ कि सभी ये पढ़िएगा कि आत्म जागरूकता से क्या, संवैगिक के सक्षमता से आप क्या समझते हैं, आत्म जागरूकता के घटक या उपघटक कौन से हैं, लिखिए। तो देखिए इसके उपघटक है, पहला है सांवेगिक जागरूकता, यानी व्यक्ति द्वारा अपने संवेगों और स्वयं पर इनके प्रभाव को पहचानना। तो इसमें अगर वर्णन किया जाए, व्यवहारगत विवरण किया जाए, ठीक है ना, तो वे जानते हैं कि कौन सा संवेग यानी कौन सा इमोशन अनुभूत कर रहे हैं, ऐसा क्यों होता है। उनकी भावनाओं और उनके चिंतन कार्यों और व्यक्तियों के बीच संबंध को पहचानना। वे पहचानते हैं कि उनकी भावनाएं उनके प्रदर्शन को किस प्रकार प्रभावित करती हैं और उनके मूल्यों लक्ष्यों के, हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं बता दूं, ये मतलब अलग अलग पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इनको बारे में जानना इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। फिर सटीक व स्वयं आकलन, यानी अपनी शक्तियों और सीमाओं को जानना। तो अपनी ताकत और कमजोरियों के बारे में जागरूक होना, अनुभवों से सीखने में चिंतनशील होना, राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया, नए परिप्रेक्ष्यों, सतत सीखने और आत्मविश्वास के प्रति उन्मुक्त होना, खुद के बारे में हास और परिप्रेक्ष्य की भावना प्रदर्शित करने में सक्षम होना। फिर तीसरा आत्मविश्वास होता है, यानी अपनी महत्ता और क्षमताओं के बारे में सुनिश्चित होना, ठीक है, स्वयं को आत्मविश्वास के साथ प्रस्तुत करना। तो ये इतना यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट नहीं, से हम छोड़ देते हैं तालिका को। फिर हम दूसरा आत्म विनिमय ले लेते, ठीक है। बस इनके वो याद करके रखिए कि उपघटक कौन कौन से होते हैं, बस हो गया। आत्म विनियमन का तात्पर्य है व्यक्ति द्वारा अपने सांवेगिक अनुभवों को प्रतिबंधित और नियंत्रित करने के साथ साथ इनकी अभिव्यक्ति में सक्षम होना, ताकि व्यक्ति कार्य क्षमता को बरकरार रखने और बेहतर करने में सक्षम हो तथा संबंधों या कार्यस्थल पर प्रभावी हो। यानी कि आत्म विनियमन का तात्पर्य क्या होता है, व्यक्ति अपने जो उसके सांवेगिक अनुभव होते हैं, जो उनके इमोशनल से अनुभव होते हैं, उनको क्या करता, प्रतिबंधित करता है, रोकता है, नियंत्रित करता है, और साथ ही साथ में उसको अभिव्यक्त करने के लिए भी वो सक्षम होता है, यानी तैयार होता है, ठीक है। क्यों? ताकि आगे चलकर व्यक्ति जो उसकी क्षमता है उसको बरकरार रखे और सक्षम हो संबंधों या कार्यस्थल पर जो प्रभावी हो, तो ताकि उसकी कार्य क्षमता को बरकरार रखे। बस यहाँ तक आप याद कर लीजिए, ठीक है, ओके। चलिए इसमें भी दिया है, इसको भी छोड़ देते हैं, घटक नहीं लेते हैं। ओके, अब यहाँ पर हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्वप्रेरणा। तो सांवेगिक सक्षमता के संदर्भ में स्वप्रेरणा का अर्थ स्वयं को प्रेरित करना और संवेगों के अनुभव यानी इमोशंस के अनुभव और अभिव्यक्ति के प्रभावी ढंग से प्रबंधन द्वारा लक्ष्य की ओर प्रेरित रहना। यानी कि जो संवेग होते हैं उनके स्वप्रेरणा का अर्थ क्या होता है, स्वयं को प्रेरित करना, स्वयं को मोटिव करना, ठीक है। और जो इमोशंस होते हैं, अनुभव होते हैं, उनको अभिव्यक्त करना और प्रबंधन द्वारा लक्ष्य की ओर प्रेरित करना। तो प्रेरित किस ओर किया जाता है, लक्ष्य की ओर प्रेरित करना। और असफलता या यहाँ तक कि सफलता की स्थिति में भी संवेगों को नियंत्रित करके अभिप्रेरणा बनाए रखना। तो चाहे सफलता मिले या असफलता मिले, ठीक है ना, दोनों ही कंडीशन में संवेग को नियंत्रित करना है और उसको अभिप्रेरणा को बनाए रखना है। और सांवेगिक क्षमता का महत्वपूर्ण कौशल स्वप्रेरणा, ठीक है। तो सांवेगिक क्षमता का महत्वपूर्ण कौशल क्या है, स्वप्रेरणा, और इसके 4 उपकरण है। तो मान लीजिए क्वेश्चन स्व कौशल से आता है, सपोज दैट, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन यदि कौशल से पूछता है कि सांवेगिक क्षमता के कौन कौन से कौशल हैं, तो ये जो आप पढ़ रहे हो ना, ये कौशल ही हैं, घटक के साथ साथ में ये कौशल भी हैं। तो प्लीज माइंड में रखिएगा थोड़ा सा, ठीक है ना। हो सकता है क्वेश्चन घटक से नहीं कौशल से पूछ दे, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, राइट। फिर चलिए, जैसे यहाँ पे व्यक्तिगत सांवेगिक क्षमताओं की सूची बनाइए। स्वप्रेरणा के 4 उपघटक क्या है, इसमें तो ऐसे क्वेश्चन दिया, तो एक नजर यहाँ पे देख लेते हैं। स्वप्रेरणा के उपलब्धि की लगन, यानी जो उत्कृष्टता होती है, और उत्कृष्टता का मतलब उच्च जो होता है, उसके मानक से बेहतर प्रदर्शन करने, इस पर खरा उतरने का प्रयास करना। प्रतिबद्धता, समूह या संगठन के लक्ष्यों के अनुकूल होना। पहल, अवसरों पर कार्रवाई करने की तत्परता दिखाना। और आशावाद, बाधाओं और असफलताओं के बावजूद लक्ष्य का हासिल करने में दृढ़ता होना, ठीक है ना, ओके। सामाजिक जागरूकता क्या कहलाता है, सामाजिक जागरूकता वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है ये आपके लिए, क्योंकि अभी जस्ट व्यक्तिगत में हमने वो चीजें देखी, क्योंकि हमने 2 पार्ट देखे ना सांवेगिक क्षमता के, एक हमने व्यक्तिगत देखा, दूसरा हमने सामाजिक जागरूकता देखा।
तो अभी जो हम पढ़ रहे थे वो व्यक्तिगत के घटक हो गए, अब सामाजिक जागरूकता के घटक होंगे, ठीक है ना। तो सांवेगिक सक्षमता के घटक के रूप में सामाजिक जागरूकता का अर्थ अन्य व्यक्ति और समूहों की भावनाओं तथा संवेगों के प्रति जागरूकता होता है, ठीक है ना। जो अन्य व्यक्ति होते हैं, राइट, समूह होते हैं, उनकी जो भावनाएं होती हैं, संवेगों के प्रति जागरूक होना, जागरूकता यानी जागरूक होना, अवेयरनेस। तो प्रभावी और सहानुभूतिपूर्ण संबंधों को विकसित करने और सामूहिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए संयुक्त रूप से कार्य करने के लिए महत्वपूर्ण घटक होता है, क्योंकि इसमें कार्य जो होता है अकेले नहीं, संयुक्त रूप से, पहले वाले में अकेले कार्य किया जाता था और इसमें संयुक्त रूप से किया जाता है, इसलिए इसका नाम सामूहिक सामाजिक जागरूकता है। सामाजिक जागरूकता के 5 उपघटक हैं, ठीक है, देख लीजिए सामाजिक जागरूकता के 5 उपघटक। तदनुभूति यानी अन्य की भावना और परिप्रेक्ष्य को समझना और उनकी चिंताओं में सक्रिय रुचि लेना, यानी संवेगों के प्रति सतर्क रहते हैं और इन्हें समुचित रूप से ग्रहण करते हैं, ठीक है। उक्त सक्षमता रखने वाले व्यक्तियों का वर्णन, व्यवहारगत वर्णन, संवेदनशीलता दिखाते हैं और दूसरों के दृष्टिकोण को समझते हैं, अन्यों की जरूरत और भावनाओं की समझ के आधार पर मदद करते हैं और अन्य की जरूरत जब होती है, दूसरों की जरूरत होती है तो पूर्वानुमान लगाते हैं और पहचानते हैं, उन्हें पूरा करते हैं, तदनुभूति। फिर सेवा के प्रति रुचि, यानी जो दूसरे होते हैं उनकी जरूरतों का पूर्वानुमान लगाना, पहचानना और पूरा करना। तो दूसरों की जरूरतों को समझते हैं, सहायता करते हैं और जो भी प्रदान की जा रही सेवा होती है दूसरों के संतुष्ट स्तर को बढ़ाने के तरीकों की तलाश करते हैं और प्रसन्नता पूर्वक उचित सहायता प्रदान करते हैं और विश्वसनीय सलाहकार के रूप में कार्य करते हैं, ठीक है ना। ये आपका इसमें ज्यादा इसे देख लीजिए, मैं इसलिए कह रही हूँ कि आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है सामाजिक जागरूकता। एक क्वेश्चन भी पूछ सकता है सामाजिक जागरूकता से क्या समझते हैं। दूसरों का विकास, अब यहाँ पे दूसरों के विकास में ये मतलब होता है कि अन्यों के विकास और उनकी क्षमताओं के सशक्तिकरण के लिए क्या अपेक्षित है, यानी लोगों की ताकत, उपलब्धियों और विकास को स्वीकार करना और पुरस्कृत करना, इनाम देना। उपयोगी प्रतिक्रिया देते हैं और विकास के लिए अन्य लोगों की जरूरतों की पहचान करते हैं और परामर्श करते हैं, अनुशिक्षण और असाइनमेंट प्रस्तुत करते हैं और जो किसी व्यक्ति के कौशल को चुनौती देते हैं और संवर्धित करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। विविधता का लाभ उठाना, विविध लोगों के माध्यम से अवसरों का संवर्धन करना, ठीक है ना, ओके। पृष्ठभूमि के संबंधित लोगों का सम्मान करना, जुड़ाव रखना, वैश्विक दृष्टिकोण को समझते हैं, मतभेदों के प्रति संवेदनशील होते हैं, विविधता को अवसर के रूप में देखते हैं, ठीक है, ताकि ऐसा वातावरण बनाया जा सके जहाँ विविध लोग पनप सके। फिर राजनीतिक जागरूकता, समूह के भीतर सामयिक धाराओं और शक्ति बंधनों को समझना। तो ये जो आपका है ना सामाजिक जागरूकता, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, व्यक्तिगत भी है सामाजिक भी है, क्योंकि दोनों को अलग अलग से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है ना, राइट, ओके। एक ये भी इसमें इंपॉर्टेंट है, सामाजिक कौशल क्या है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। कौशल यानी स्किल। तो समाज, जब आप ट्रेंड होते हैं, कोई चीज आप सीखते हैं, ठीक है, सामाजिक कौशल सामाजिक रूप से स्वीकार तरीके से संवाद के परिणाम स्वरूप व्यक्तिगत, आपसी या अन्य लोगों का लाभ सुनिश्चित करते हुए अन्य के साथ संवाद करने की क्षमता दर्शाता है, ठीक है। तो आपको इसमें ट्रेंड किया जाता है, आप ट्रेंड हो चुके होते हैं, यदि मान लीजिए किसी चीज में, तभी तो आप किसी से संवाद करते हैं, यानी बात करते हैं, ठीक है ना। चाहे वो व्यक्तिगत हो या आपसी हो या अन्य लोग यानी सामूहिक हो, उनको लाभ पहुंचाते हैं और अन्यों के साथ भी संवाद करने की क्षमता दर्शाते हैं। तो ये सामाजिक कौशल कहलाता है। सामाजिक कौशल के 8 उपघटक हैं, इसीलिए मैं कह रही हूँ व्यक्तिगत, सामाजिक जागरूकता और सामाजिक कौशल, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हो सकता है इस यूनिट से सिर्फ एक क्वेश्चन यही वाला बस इस ब्लॉक से पूछ दे, ठीक है। तो सामाजिक कौशल के घटक कौन कौन से? पहला प्रभाव है, यानी समझाने बुझाने के लिए प्रभावी रणनीतियां बनाना, जैसे किसी को मनाने में कुशल होना, श्रोता को अपील करने के लिए प्रस्तुतियों को बेहतर बनाना, आम सहमत बनाने और सहायता के लिए अप्रत्यक्ष प्रभाव रणनीतियों का उपयोग करना। फिर दूसरा संप्रेषण है, कम्युनिकेशन, सुस्पष्ट और विश्वासप्रद संदेश योजना, लेन देन, सांवेगिक यानी इमोशनल जो संकेत साइन होते हैं उनको समझकर अपने संदेशों को अनुकूल बनाना, मुश्किल मुद्दों को सीधे सामना करना, ध्यान से सुनना, आपसी समझ बनाने की कोशिश करना, ठीक है। और उन्मुक्त संप्रेषण गढ़ते हैं, खुला हुआ और अच्छे और बुरे भी दोनों समाचारों के लिए ग्रहणशील करते हैं। तो संप्रेषण नेतृत्व, समूह और लोगों की प्रेरणा और मार्गदर्शन करते हैं, ठीक है ना, यानी स्थिति की परवाह किए बिना नेतृत्व करने के लिए आवश्यकता अनुसार आगे आते हैं, स्थिति कैसी भी हो, स्वयं को जवाबदेह ठहराते हैं, दूसरों के प्रदर्शन का मार्गदर्शन करते हैं, मिसाल पेश करके नेतृत्व करते हैं। तो क्या हुआ? नेतृत्व। बदलाव के उत्प्रेरक, बदलाव की शुरुआत या प्रबंधन, तो बदलाव की आवश्यकता पहचानते हैं और बाधाएं दूर करते हैं,
और बदलाव की आवश्यकता को स्वीकार करते हैं, बदलाव के अग्रणी होते हैं और इस खोज में दूसरों को भी शामिल करते हैं और दूसरों में अपेक्षित बदलाव का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। ये याद कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। संघर्ष प्रबंधन, आप अगर ये नहीं भी लिखेंगे ना, अगर आप इनमें नहीं इधर का नहीं भी लिखेंगे ना, आप ये अगर ये टॉपिक लिख देते हैं ना, इसके बाद इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देते तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। लेकिन तो इसलिए मैं कह रही हूँ अभी टाइम कम है तो इस पर ध्यान मत दीजिए, अगर कर सकते तो ठीक है, नहीं इन चीजों को याद कर लीजिए। पहले क्या करिएगा, हेडिंग वाले क्वेश्चन कैसे लिखिएगा, नंबर 1 में फिर ये, फिर नंबर जो 2 है इसको ये, फिर नंबर 3 में ये, फिर नंबर 4 में ये। पहले हेडिंग इस तरह से डाल दीजिएगा, फिर बोलेगा विस्तार से पढ़ते हैं, इसको विस्तार से देखते हैं, फिर नंबर 1 डाल के फिर लिख दीजिएगा। ऐसे करके तो क्या होता है, जो कॉपी चेक करने वाला होता है ना, जब वो शुरू में ही हेडिंग देख लेगा ना और देखेगा कि अरे वाह हेडिंग तो इसने बिल्कुल सही लिखी है, तो उसको फिर अंदर डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं होती, पूरे मार्क्स दे देता है। ठीक है, तो ये काम करिएगा। नेतृत्व हो गया, बदलाव को प्रेरक, संघर्ष प्रबंधन, बातचीत और असहमत का समाधान। ठीक है, यानी कूटनीति से काम लेते हैं, कठिन लोगों और तनावपूर्ण परिस्थितियों को संभालते हैं, संघर्ष जहां पे संघर्ष की आशंका होती है पहचान जाते हैं, बहस और खुली चर्चा को प्रोत्साहित करते हैं, संबंध बनाना, सहायक रिश्तों को मजबूत बनाना। ठीक है, तो देख लीजिए ऐसे रिश्तों की तलाश करते हैं जो परस्पर लाभकारी हो, इसीलिए मैं इजी दे रही हूँ। तालमेल बनाते हैं और दूसरों को भी जानकारी देते हैं और कार्य सहयोगियों के बीच व्यक्तिगत मित्रता बनाते हैं और बरकरार रखते हैं। इसमें 6 इनके 8 थे ना, अभी तो हमने कितने देखे, हमने 6 ही देखे हैं। प्रभाव देखा, संप्रेषण देखा, नेतृत्व देखा, बदलाव के उत्प्रेरक, संघर्ष प्रबंधन, संबंध बनाना, सहभागिता और सहयोग, साझे लक्ष्यों की ओर अन्यों के साथ मिलकर काम करना, बदलाव की जरूरत समझते हैं, बाधाओं को दूर करते हैं, बदलाव की जरूरत को स्वीकार करते हुए चुनौती को देते हैं, बदलाव के अग्रणी रहते हैं और प्रयास में अन्यों को भी शामिल करते हैं। फिर टीम सक्षमताएं होती है, सामूहिक बोलते हैं, लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ने में तालमेल बनाना। ठीक है, तो सभी सदस्यों को सक्रिय और उत्साहपूर्ण भागीदारी में शामिल करते हैं, टीम पहचान, सामूहिक मनोबल और प्रतिबद्धता सृजित करते हैं और प्रशंसा को साझा करते हैं। क्वेश्चन, सामाजिक सांवेगिक सक्षमताओं की सूची बनाइए। लीजिए, सामाजिक सांवेगिक सक्षमता जो हमने शुरू में देखा था, ये हमारा कौशल का है, ये कंफ्यूज मत होइएगा। ये सामाजिक कौशल अभी हम पढ़ रहे थे और ये हम पढ़ रहे थे सामाजिक जागरूकता और इसके ऊपर हम पढ़ रहे थे सामाजिक सक्षमता। ठीक है ना, ओके, ये देखिए यहाँ पे है, ये सामाजिक सक्षमता हम पढ़ रहे थे। ठीक है, राइट, स्वप्रेरणा और ये सभी चीजें किसके अंतर्गत थी, ये है सामाजिक आत्म जागरूक के उपघटक, सॉरी कहाँ गया, सामाजिक, यहाँ सामाजिक सक्षमता। तो सामाजिक सक्षमता में हमने 2 चीजें देखी थी। ठीक है ना, सामाजिक जागरूकता और सामाजिक कौशल। तो जो अभी हमने ऊपर 2 चीजें देखी है, नीचे 2 चीजें देखी है। ठीक है ना, आत्म विनिमय और स्वप्रेरणा। ठीक है ना, और क्या क्या हमने देखा स्वप्रेरणा के अलावा, ये सभी चीजें किसकी है, व्यक्तिगत जागरूक, व्यक्तिगत सक्षमता की है। और ये है सामाजिक जागरूकता और सामाजिक कौशल किसकी है, ये देखिए सामाजिक जागरूकता और जो ये सामाजिक कौशल है, ये 2 चीजें जो है ये है किसकी, ये है आपकी सामाजिक सांवेगिक सक्षमताओं की। ठीक है, सामाजिक सक्षमताओं की ये हो गई और व्यक्तिगत सक्षमताएं जो होती है जो ऊपर हम 5 देख चुके। ठीक है, सामाजिक कौशल के घटक क्या है, अलग क्वेश्चन पूछ लिया। ओके, अब हम ये नहीं पढ़ेंगे स्वयं और अन्य व्यक्तियों के संवेगों को पहचानना है, पिछले वाले में भी पढ़ चुके हैं, तो प्लीज उसे आप देख लीजिएगा। ठीक है ना, पिछले में भी हम इसको देख चुके हैं, इसमें इंपॉर्टेंट यही हो सकता है। हाँ, एलेक्स्थीसिमी ये क्या होता है, एलेक्स्थीमिया क्या होता है, थोड़ा हम इसको देख लेते हैं, ये हमारे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, हो सकता है एक अलग से क्वेश्चन आपसे पूछ दें। ओके, देखिए, संवेग पहचान कौशल सांवेगिक सक्षमता का अनिवार्य घटक है। संवेग पहचान किसका, कौशल सांवेगिक सक्षमता का, जो भी हम देख के आ रहे हैं। और इस निर्मित को एलेक्स्थीमिया, ठीक है, एलेक्स्थीमिया ऐसा विकार जिसमें व्यक्ति अपने संवेगों को पहचानने और वर्णित करने में और बाहरी रूप से उन्मुख चिंतन में कमतर होता है, यानी पहचान नहीं पाता है, उसे एक बीमारी होती है एलेक्स्थीमिया का मतलब व्यक्ति के जो संवेग होते हैं उनको पहचानने, वर्णन करने, ठीक है ना, में वो कम होता है, कमतर होता है, यानी उसको अच्छे से पहचान नहीं पाता है। और इसके विपरीत देखकर इसे बेहतर तरीके से समझा जा सकता है। तो एलेक्स्थीमिया संवेग पहचान कौशल के बिल्कुल ठीक विपरीत है, किसके, पहचान कौशल के। और इसे सांवेगिक जागरूकता, सामाजिक लगाव और पारस्परिक जुड़ाव में निष्क्रियता से चिन्हित किया जाता है। और संवेग पहचान कौशल इसके विपरीत अनुभव किए गए संवेगों के प्रति जागरूक, इसकी उपयुक्त पहचान और लेवनिंग और उपयुक्त अभिव्यक्ति द्वारा चिन्हित किया जाता है। अब थोड़ा यहाँ पे क्या है ना कि हम लोगों ने ऊपर इसको थोड़ा छोड़ा है, शायद नहीं ऊपर नहीं छोड़ा है,
ठीक है, यहीं से हमें चीजें यहाँ पे पढ़ने को मिली हैं। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, जो एलेक्स्थीमिया है उसको देख लेते हैं कि एक ऐसा विकार है, ये एक ऐसा रोग है आप कह सकते हैं, ठीक है ना। एक ऐसी चीज है जिसमें व्यक्ति क्या करता है कि उसके जो संवेग होते हैं उनको पहचानना, वर्णित करना, ये सभी चीजें इसमें कम होती हैं। जो पहचान कौशल होता है ना, इसे सांवेगिक जागरूकता, सामाजिक लगाव, पारस्परिक जुड़ाव होता है और इसमें निष्क्रियता से चिन्हित किया जाता है। तो संवेग पहचान कौशल के विपरीत अनुभव किए गए संवेग के प्रति जागरूक होता है और उसकी पहचान लेवलिंग में उपयुक्त अभिव्यक्ति से नहीं समझ पाएंगे, तो इसे छोड़ दीजिए। मेरे से भी थोड़ी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर कहना क्या चाह रहा है यहाँ पे, क्योंकि संवेग पहचान हमने यहाँ पे थोड़ा छोड़ दिया। संवेगों को पहचानना, अनुभव किए जा रहे संवेगों को लेबल करना, अनुभव किए जा रहे संवेग का वर्णन व्यक्त करना, ये 3 चीजें रखी गई हैं। स्वयं में सांवेगिक जागरूकता के कई कौशल होते हैं। तो बस आप यहाँ पे थोड़ा सा एलेक्स्थीमिया बस याद रखिएगा कि यदि क्वेश्चन टिप्पणी के लिए आ जाता है, टिप्पणी तो आप लोगों में शायद आती नहीं है, लेकिन फिर भी यदि आ जाती है तो आप इसे लिख सके, ठीक है। ओके, सांवेगिक जागरूकता, क्योंकि जो कौशल शब्द आ रहा है ना, ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है और इससे क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं, ठीक है। तो जब अन्यों के प्रति सांवेगिक जागरूकता की बात आती है तो परस्पर 3 कौशल होते हैं: संवेग प्रत्यक्षण, संवेग पहचान, संवेग की व्याख्या, ठीक है। ओके, चलिए अब यहाँ पे कुछ और देख लेते हैं। अब संवेग प्रत्यक्षण के भी यहाँ पे 2 प्राथमिक स्रोत हैं: चेहरे के भाव, हाव भाव और शारीरिक मुद्रा के द्वारा पहचान लेना। चेहरे के हाव भाव किसी व्यक्ति की संवेगिक स्थिति की तीव्रता के साथ साथ प्रसन्नता को भी व्यक्त करते हैं। तो देख के हम समझ जाते हैं कि व्यक्ति में कौन सा संवेग जो उत्पन्न हो रहा है, ठीक है ना। और संवेग पहचान का एक अन्य माध्यम श्रवण प्रणाली है, जो कि आवाजों और परिवेश में विभिन्न ध्वनियों के रूप में आदान प्रदान किया जाता है, ठीक है, राइट। तो शारीरिक मुद्रा, चेहरे के हाव भाव से भी हम संवेग को पहचान सकते हैं देखकर, ठीक है। ओके, अब देख लेते हैं सांवेगिक अभिव्यक्ति की सार्वभौमिकता, क्यों जरूरत है सांवेगिक अभिव्यक्ति की, ठीक है। देख लेते हैं कि विद्वानों और शोधकर्ताओं द्वारा लंबे समय से सांवेगिक अभिव्यक्तियों की सार्वभौमिकता का उल्लेख किया गया है और यहाँ पे संवेगों की मुख्य आकृष्ट अभिव्यक्ति सार्वभौमिक है और इसे अलग अलग संस्कृति में अलग अलग रूप से सीखा नहीं गया है, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अच्छा, सार्वभौमिकता होती क्या है, सार्वभौमिक क्या होता है। तो सार्वभौम का मतलब क्या होता है? सार्वभौम, सभी भूमि में, और सभी भूमि का मतलब विश्व में। तो कुछ ऐसे तथ्य, कुछ ऐसी चीजें जो सभी देश काल में सभी जगह जो है सत्य हैं, ठीक है, यानी सभी जगह इन चीजों को माना जाता है, वही सार्वभौम कहलाता है, ठीक है, राइट। यानी सर्वव्यापक होने की अवस्था। तो ये सभी जगह विश्व में कहीं भी आप चले जाइए, सभी जगह एक ही होंगी, ठीक है। तो मूलभूत संवेग कौन कौन से हो गए? जैसे संवेग आनंद या प्रसन्नता हो गया, तो इसका लक्षण क्या होगा? मुंह के कोनों को ऊपर उठाना, मुस्कान, पलकों को कसना, ये आनंद प्रसन्नता का लक्षण हो गया। जब हम संवेग ये करते हैं तो हमारे जो इमोशंस होते हैं कैसे दिखते हैं, ठीक है ना। फिर आश्चर्य, जबड़ों को हल्का सा खोलकर भौहों को गोल करना, आंखें बड़ी करके खोलना, सफेद भाग को अधिक प्रदर्शित करना, आंख खोल के बिल्कुल देखना, आंखें हमारी बड़ी सी हो जाती हैं। उदासी, मुंह के कोनों का झुकना, पलके आंतरिक कोनों में सिकुड़ जाती है, भौहों को नीचे झुका लेना, इस तरह से, है ना। क्रोध, भौहों का नीचे होना, होंठ कसे हुए, आंखों का फैलना, कभी कभी लाल होना भी हो जाता है। घृणा, ऊपरी होंठ का ऊपर उठना, नाक सिकोड़ना और गाल उठाना, ठीक है, तो घृणा। भय, ऊपरी पल के ऊपर उठाना, आंखें खोलना, होठों का क्षैतिज रूप से खींचना और तिरस्कार, ऊपरी होठ के आधे हिस्से को सिरोसियस पेशी के उपयोग से कसना और अक्सर सिर पर थोड़ा पीछे झुकाया जाता है। तो ये क्या होता है? ये मूलभूत संवेग होते हैं, उनके लक्षण ये हो गए, ठीक है ना। ओके, तो तिरस्कार की भावना सार्वभौमिकता विदित है, क्योंकि क्रोध और घृणा का संयोजन और मूल संवेग नहीं है। तो हाल के शोधों में पाया गया है कि जो सूक्ष्म अभिव्यक्तियों को पकड़ने के लिए उच्च गति वाले कैमरों और उन्नत तकनीकों का उपयोग किया गया है। सूक्ष्म अभिव्यक्तियां जो होती हैं, सूक्ष्म
और जो सूक्ष्म अभिव्यक्तियां होती जिनको छोटे छोटे से मतलब हाव भाव जो होते हैं, इनको विशेष परिस्थितियों में लोगों द्वारा अनजाने रूप में की गई तीव्र गति के मुखाकृत भाव होते हैं, यानी मुख के द्वारा दिखाए गए। कुछ जैसे गुस्से में उन्होंने अपने मुंह को, नाक को, यानी कि होंठ के ऊपर जो होता है उसको टेढ़ा कर देना, इस तरह की चीजें होती है ना। संवेगों के सूक्ष्म अभिव्यक्ति ऐच्छिक नियंत्रण से परे है और किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अनुभव किए जाने वाले संवेग के प्रति शक्तिशाली संकेत प्रदान करती है, तो चाहे वह व्यक्ति वास्तविक संवेग प्रकट करने के लिए इच्छुक नहीं हो। तो ये सूक्ष्म अभिव्यक्ति कहलाती है। सूक्ष्म अभिव्यक्ति क्या है? ऐच्छिक नियंत्रण से, यानी खुद के नियंत्रण से परे होती है, उसमें हमारी इच्छा नहीं होती है, वो चाहे अन्य व्यक्ति द्वारा ही क्यों ना अनुभव की जा रही हो, ठीक है ना। और संवेग जो होता है उसके प्रति शक्तिशाली संकेत वो प्रकट करती है सूक्ष्म अभिव्यक्ति, ठीक है। ओके, तो सार्वभौमिकता आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है। मूलभूत संवेग भी विस्तार और श्रेणीबद्ध लेवल की सीमा के अनुसार भिन्न होते हैं। अंग्रेजी भाषा के शब्द क्रोध के लिए जो भाषा 46 लेवल शामिल है तहती भाषा में, और उत्तर अमेरिका नागरिकों को जब क्रोध को खुले रूप से लेवल करने के लिए कहा गया तो उन्होंने क्रोध के संबंध में चेहरे के व्यक्त के लिए 40 अलग अलग प्रतिक्रियाएं दी, यानी हर एक जगह एक से बहुत सारी प्रतिक्रियाएं देखने को मिली, ठीक है ना, राइट। और यहाँ पर प्रतिक्रियाएं जित के तिरस्कार से, अगर तिरस्कार के लिए कहा गया कि चेहरे के भाव बनाइए, तो 81 अलग अलग प्रतिक्रियाएं उन्होंने बताई कि इस तरह से चेहरा उसको तिरस्कार को क्या है संबंध व्यक्त किया जाता है। देखिए, तो ये होता है हर जगह अलग अलग होता है, ठीक है ना। और जापानी नायकों ने प्रसन्नता के 10 चीजें बताई, 10 तरह से उन्होंने उसको प्रकट किया। क्रोध को 8 तरह से प्रकट किया, घृणा को 6 तरह से प्रकट किया। तो चेहरे के व्यक्त के लिए अलग अलग सांकेतिक लेवल प्रदान किए गए। और चीनी साहित्य 7 संवेगों नामतः प्रसन्नता, क्रोध, दुख, भय, प्रेम, नापसंद, पसंद का उल्लेख करता है। तो भारतीय प्राचीन साहित्य 8 ऐसे संवेगों को, यानी प्रेम, प्रमोद, ऊर्जा, आश्चर्य, क्रोध, शोक, घृणा, भय को चिन्हित करता है। और पश्चिमी साहित्य में भी इसी तरह कुछ एक संवेग जैसे प्रसन्नता, उदासी, भय, क्रोध, घृणा को मनुष्यों के लिए मूलभूत माना है, ठीक है, राइट। तो निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कुछ ऐसे मूलभूत संवेग है जो सार्वभौमिक रूप से व्यक्त किए और समझे जाते हैं, यानी सभी जगह, विश्व में सभी जगह है। और कुछ संस्कृत के अनुरूप विशिष्ट संवेग भी हैं, और इनके अलावा सभी सांवेगिक अनुभव और अभिव्यक्तियां संस्कृत विशिष्ट नियम प्रदर्शनों द्वारा शासित होते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। यदि संवेग और सार्वभौम का कहीं पे जिक्र आए ना, सांवेगिक अभिव्यक्ति सार्वभौमिकता से क्या समझते समझाइए, तो आपको यही फिर लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। इसको एक्सप्लेन करके लिख दीजिएगा कि हर जगह अलग अलग तरह से व्यक्त किया जाता है, ठीक है ना। सूक्ष्म अभिव्यक्तियां क्या है? अभिव्यक्तियां, तो देखिए यहीं पे हमने आपको सूक्ष्म अभिव्यक्तियां बताया था, और मैंने कहा भी था कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है। ऊपर देखा था, कहीं पे देखा था, देखिए सूक्ष्म अभिव्यक्तियां, तो संवेगों की सूक्ष्म अभिव्यक्तियां जो होती हैं विशेष परिस्थितियों में लोगों द्वारा अनजाने रूप में की गई तीव्र गति के मुख आवृत भाव है। यानी सूक्ष्म अभिव्यक्तियां मतलब क्या होता है? जब विशेष परिस्थितियां होती हैं तो लोग अनजाने रूप में, ठीक है ना, क्या करते हैं? तीव्र गति से यानी तेज से मुख के द्वारा अपने हाव भाव को दर्शाते हैं। और संवेगों की सूक्ष्म अभिव्यक्ति ऐसे ऐच्छिक नियंत्रण से परे होती है, उनके खुद के नियंत्रण में नहीं होती है, और किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अनुभव किए जाने वाले संवेग के प्रति शक्तिशाली संकेत प्रदान करती है, ठीक है, राइट। चाहे वो व्यक्तिगत संवेग वास्तविक संवेग प्रकट करने के लिए इच्छुक भले क्यों ना हो। तो ये देख लीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ है क्या? अभी यूनिट है आपकी, मुझे लगता है फिनिश्ड हो गई है। देखिए यहाँ पे भी दिया हुआ है उसका सार्वभौमिकता का दिया है कि 3 प्रमुख विषयों के बारे में सीखा। सांवेगिक क्षमताएं, स्वयं और अन्यों के संवेगों की पहचान करना, ठीक है, और सांवेगिक अभिव्यक्तियों की सार्वभौमिकता। ये भी अब इसी से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। सांवेगिक से क्षमताएं क्या होती हैं, कितने प्रकार हैं, स्वयं अन्यों के संयोग को कैसे पहचाना जा सकता है, और सांवेगिक अभिव्यक्तियों की सार्वभौमिकता से क्या समझते हैं। 3 क्वेश्चन आपके इस यूनिट से कंप्लीट हो गए, ठीक है ना, राइट। तो 5 सांवेगिक क्षमताएं हमने देखी थी। आत्म अभियोजन क्या था, स्वप्रेरणा था, ये सभी 5 थी ना, वो सांवेगिक क्षमताएं हो जाएंगी। फिर हमने व्यवहार में भी देखी, हमने सामाजिक जागरूकता में भी देखा, और हमने सामाजिक क्षमताओं में ये व्यवहार का व्यक्तिगत का था ये 5, ठीक है। फिर व्यवहार में हमने क्या व्यक्तिगत का था, और हमने फिर सामाजिक में भी देखा, ठीक है ना, सामाजिक जागरूकता। सामाजिक क्षमता में क्या थे? सामाजिक जागरूकता और सामाजिक कौशल, है ना। तो याद कर लीजिएगा इनको थोड़ा सा, ओके। अभी है क्या इसमें? नहीं,
तो ये यूनिट आपकी फिनिश्ड हो गई है, ठीक है ना, ये ब्लॉक आपका फिनिश्ड हो गया है। और इस तरह से हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ब्लॉक 2 हमारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है ना। तो चलिए फिर वीडियो को लाइक शेयर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नहीं किया है तो। और हेल्थ अच्छी नहीं है जिसकी वजह से मैं ज़्यादा वीडियोज नहीं ले पा रही हूँ। अगर कोशिश करूंगी कि अगर हो सकेगा तो नाइट में एक और वीडियो ला दूं और उसमें सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर दूं सिर्फ एक ही वीडियो में, ठीक है, कोशिश करूंगी। टेक केयर, बाय।